हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक बार पुनः स्वागत है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वर्क। देखिए हमारे पास में वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मैं आप कार्य कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं। आप वीडियो सुन रहे, देख रहे, आप कह सकते हैं कि आप कार्य कर रहे। लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं मानता है। फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को मैं, जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यहां पर ऐसे फोर्स लगाकर इसे चलाता हूं तो फोर्स लगाने पर अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी स्थिति को चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि यहां पर वर्क हुआ या कार्य हुआ। लेकिन अगर यहां पर फोर्स लगाने पर यह ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करता है तो हम कहेंगे कि यहां पर कार्य नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ। तो देखिए यहां पर वर्क की परिभाषा क्या कहती है। वर्क की परिभाषा यह कहती है कि इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। वो सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो यहां पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखिए यहां पर डेफिनेशन के साथ साथ एक और चीज लिखी हुई है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस वर्क डन। यहीं से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट भी होता है और यहीं से हम सब बहुत कुछ चीजें आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए यहां पर जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन रहा है कि मान लीजिए मेरे पास में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर फोर्स लगा, फोर्स लगाने पर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, देखो उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, एंगल थीटा पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में बनने वाला कोण है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताऊं तो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन हम आपको पढ़ा चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो लेक्चर देख सकता है। ठीक है, यहां पर मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहां पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखिए यहां पर वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस बनेगा या W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा बनेगा। यहां पर हमें फोर्स का वो कंपोनेंट निकालना होता है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर फोर्स का कंपोनेंट निकाले तो यहां पर क्या बन रहा है? एफ कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, कार्य तो हमने पढ़ लिया कि कार्य होता क्या है। अब हम देखेंगे कि कार्य के मात्रक और इसकी विमाएं, मतलब जो वर्क है उस वर्क के यूनिट को देखेंगे और वर्क के डायमेंशन को देखेंगे। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा, एफ डॉट एस। ठीक है, अब एफ की अगर हम यूनिट देखें, ठीक है, तो एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट या एस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क की यूनिट क्या बन रही है? न्यूटन मीटर, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा, न्यूटन मीटर या जूल। इसकी एसआई यूनिट क्या बनी? एसआई मात्रक क्या बना? जूल। लेकिन अगर इसका हम सीजीएस मात्रक देखें या सीजीएस यूनिट देखें तो वो क्या बनेगी? अर्ज। याद रखिएगा एक जूल कितने अर्ज के बराबर होता है? 10 पावर प्लस 7 अर्ज के बराबर होता है, क्योंकि अर्ज छोटी यूनिट है और न्यूटन बड़ी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए W इज इक्वल टू एफ डॉट एस हमने देखा। एफ का डायमेंशन अगर हम देखें तो डायमेंशन क्या रहेगा? ml⁻²। ठीक भाई, इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम एस का डायमेंशन देखें तो एस का डायमेंशन क्या बन रहा है कि सिर्फ एल है ना। अगर मैं एफ और एस का मल्टीप्लाई करूं तो देखो ए में एक बार आएगा, एल दो बार आ गया, तो एल स्क्वायर T⁻², ये इसका डायमेंशन बन गया। आइए जल्दी से देखते हैं आगे हम डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है उसके आधार पर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है उसके आधार पर वर्क के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो वर्क दो तरह का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क डन। तो देखिए पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं। पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगल थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यहां पर एक्यूट एंगल बनेगा एफ और एस के बीच में। ठीक है,
तब यहां पर जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। क्यों कहेंगे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू इस जगह पर पॉजिटिव होती है, इस वजह से वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक। इसी तरीके से अगर हम ऋणात्मक वर्क डन की बात करें तो ऋणात्मक में देखिए एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा। तब कॉस थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इस वजह से यहां पर जो W होगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने दो वर्क डन देख लिए, एक पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस बकेट को देखिए, इस बकेट को जब कुएं से निकाला जाएगा तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, इसका मतलब इसमें मास m है। जब यहां पर हम इस पर नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे तो टेंशन लगेगा, है ना, टेंशन ऊपर की तरफ, तनाव ऊपर की तरफ रहेगा, जबकि mg नीचे की तरफ होगा, मतलब इसका जो वेट होगा, भार होगा, वो नीचे की तरफ होगा। अब देखिए ये जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ चलेगा और टेंशन के कारण ये जो हमारी बकेट है वो बकेट भी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगी। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर टेंशन के द्वारा किया गया कार्य मतलब WT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T डॉट S, विच इज पॉजिटिव। क्लियर बात। लेकिन अगर हम mg यानी जो वेट लग रहा है उस वेट के कारण, mg के कारण लगने वाला फोर्स देखे, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स देखे, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो mg डॉट s होगा, लेकिन यहां cos 180 आएगा और cos 180 की वैल्यू माइनस होती है, माइनस mg/s। यानी हम अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो एक बकेट है हमारे पास में, उस बकेट को जैसे रस्सी से खींचेंगे तो टेंशन, रस्सी पर लगने वाला टेंशन जो रहेगा वो टेंशन बकेट को ऊपर की तरफ ले जाएगा और जो बकेट है वो भी ऊपर की तरफ उठ रही है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टेंशन की डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टेंशन ने जो कार्य किया वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे की तरफ खींचेगा, बकेट नीचे की तरफ नहीं आ रही है, बकेट ऊपर जा रही है, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ गया। जब 180 डिग्री का एंगल आ गया तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। इसका मतलब यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है बात। अब हम देखेंगे कि जो फोर्स होता है उसको, उससे जो पॉजिटिव वर्क डन होगा वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो पहले मैक्सिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम के लिए हमने देखा कि यहां पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जाता है, एक फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर देखिए ध्यान से डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो ध्यान से देखिए cos 0 जो होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है विच इज इक्वल टू +1। ओके, तो यहां जो वर्क डन आएगा वो आएगा हमारे पास में F डॉट S cos 0 दैट इज W मैक्सिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट S। यानी मैक्सिमम वर्क डन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में जो बनने वाला कोण है, एंगल है, वो आपको 0 डिग्री रखना पड़ेगा। समझ आई बात। अब देखेंगे नेगेटिव मैक्सिमम, यानी ऐसा समझ लीजिए कि मिनिमम वर्क डन, इससे कम वर्क डन पॉसिबल नहीं है, या नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम वर्क। तो नेगेटिव मैक्सिमम वर्क के लिए फिर से हमने एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 180 डिग्री आ जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी तो cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, विच इज मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन। क्लियर। तो यहां जो वर्क डन होगा वो -F डॉट S होगा, यानी हम कह सकते हैं या तो ये मिनिमम वर्क डन है या नेगेटिव मैक्सिमम। से यस और नो, आ रहा है समझ में, नेगेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वर्क डन। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो फोर्स है उसके आधार पर, मतलब जो आरोपित बल है उसके आधार पर कितनी तरह के वर्क डन हो सकते हैं। तो देखिए आरोपित बल दो तरह का हो सकता है। पहला होता है नियत आरोपित बल, यानी कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स,
और एक हो सकता है वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो देखिए दोनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट फोर्स पर। तो देखो कांस्टेंट फोर्स जो होता है उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए जो फोर्स है वो कैसा है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स मैं किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहा हूं। तो जब 10 न्यूटन का फोर्स मैंने बोल दिया तो कुल मिलाकर जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं इस फोर्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, बल की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। तब ये फोर्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगाने के दौरान इस फोर्स का जो परिमाण है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, मैग्नीट्यूड उसका फिक्स रहेगा, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी। अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा और अब जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, बात समझते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो W इक्वल टू एफ डॉट एस बनेगा, यानी W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा बनेगा। तो यहां ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर मैं वेक्टर F के 3 कंपोनेंट निकालूं, मतलब देखो x एक्सिस की डायरेक्शन में, y एक्सिस की डायरेक्शन में और z एक्सिस की डायरेक्शन में अगर इसके हम 3 कंपोनेंट निकाले तो वो तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, fx होगा x कंपोनेंट, fy होगा y कंपोनेंट, fz होगा फोर्स का z डायरेक्शन में कंपोनेंट। क्लियर है बात। आई कैप, जे कैप, के कैप सब पता है आपको, आपने स्केलर और वेक्टर सब पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, तो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, इसी तरीके से जे कैप क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। के कैप क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इकाई सदिश। बात समझ में आ गई यहां तक, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान से देखते जाइए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के 3 कंपोनेंट एस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और जेड क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो सोचिए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एफ डॉट एस इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1। अब ध्यान से देखिए आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, यानी आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के गुणांकों का के गुणांकों के साथ गुणा होगा। जबकि आई डॉट जे, यानी आई डॉट जे की अगर बात करें तो आई और जे के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर cos 90 आ जाएगा और उसकी वजह से 0 हो जाता है। वो सब कुछ मैं आपको वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं। तो कुल मिलाकर मैं fx का मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ में, fy का मल्टीप्लाई करूंगा y के साथ में, और fz का मल्टीप्लाई कर दूंगा z के साथ में। तो यहां पर जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वो w इज इक्वल टू एक्स डॉट fx बनेगा प्लस y डॉट fy बनेगा और z डॉट fz बनेगा। क्लियर है बात यहां तक, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए यहां तक जो कुछ पढ़ लिया इसके आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रॉब्लम है, इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बाय 5 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना, देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो कंसेप्ट बना लेते हैं। यहां पर जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो देखिए आप यहां पर क्या लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस एंड W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर सिंपली 0 डिग्री हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, ध्यान से देखिए, सिंपली आपको W में F और S को मल्टीप्लाई कर देना है। तो F का कंपोनेंट कितना F कितना दे रखा है 10 और S कितना दे रखा है 5। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 जूल। हलवा क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ अ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप is applied to an object to displace the object by displacement S is equal to I cap minus J cap plus 5k cap मीटर में है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। यहां पर सिंपली सी बात है, आप देखिए I cap, J cap और K cap तीनों का कंपोनेंट आप देख लीजिए। कोई भी कंपोनेंट आपको वेरिएबल टर्म में यानी टाइम की टर्म में या डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, पोजीशन की टर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है।
सिंपली यहां पर क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं और डॉट प्रोडक्ट हमें अच्छे से पता है कैसे किया जाता है ना। तो W इज इक्वल टू यहां लिखेंगे 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप के साथ में। ध्यान से देखिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई i में होगा तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस 1 और यहां पर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व करके लिखेंगे 2 माइनस 7 माइनस 15 दैट इज माइनस 20 जूल। दिस इज द आंसर। ये वर्क डन हमारे पास में आ चुका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम फोर्स अगर वेरिएबल आ जाए तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा इसे स्टडी कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए हमारा जो अगला पार्ट है वो है वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, चर बल के द्वारा किया गया कार्य। तो देखो चर बल दो तरह के हो सकते हैं। पहला कौन सा होगा, या तो वो पोजीशन पर, स्थिति पर या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन पर डिपेंड करेगा। दूसरा होगा हमारे पास में या तो वेरिएबल फोर्स आपका टाइम डिपेंडिंग हो सकता है। तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग या पोजीशन डिपेंडिंग होता है तब कैसे वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है, हम पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बल विस्थापन या स्थिति पर निर्भर हो तब वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जाए, उस पर डिस्प्लेसमेंट लगाया जाए, है ना। फोर्स लगाने पर डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना होता है। मान लीजिए मेरे पास में ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पर डिपेंड करने वाला फोर्स है, तब मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल वर्क डन निकालूंगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैंने वही वाली बात की, यहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ds के लिए अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वो वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल टू f डॉट ds। क्लियर है बात यहां तक, बिल्कुल सिंपल सा है। अब ध्यान से देखिए ये जो स्मॉल वर्क डन आ रहे हैं, इन स्मॉल वर्क डन को अगर हम ऐड करते चले जाएंगे, मतलब इसे इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम x1 टू x2 या s1 टू s2 या y1 टू y2 या z1 टू z2, तो क्या होगा, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आपको नेट वर्क डन देगा पूरे ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होने के दौरान। तो यहां पर सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। अगर मैं इसी फॉर्मूला को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं तो f के मैंने 3 कंपोनेंट आपको बताया, fx, fy, fz। इसी तरीके से x के मतलब डिस्प्लेसमेंट के मैंने 3 कंपोनेंट या विस्थापन के 3 कंपोनेंट बताए, x, y और z। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो x डॉट fx आएगा, y डॉट fy आएगा, z डॉट fz आएगा। अगर मैं इन तीनों को इंटीग्रेट कर दूं तो यहीं से इंटीग्रेशन आपका देख लीजिए, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx, fx का इंटीग्रेशन x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में fy का इंटीग्रेशन कर दीजिए और z डायरेक्शन में fz का इंटीग्रेशन कर दीजिए। प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो और पिक्चर क्लियर होती चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो अगला पार्ट है कि जब बल समय पर निर्भर हो, तो फिर से वही वाली बात रहेगी कि dw इज इक्वल टू क्या होता है, f डॉट ds। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ds पर यानी डिस्प्लेसमेंट पर या पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है फंक्शन, जो f है, फोर्स है, बल है, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर। तो इसे टाइम डिपेंडिंग इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में हमने dt से गुणा कर दिया। क्यों गुणा किया, क्योंकि ds बाई dt क्या होता है, वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। अब ये जो ds बाई dt जो लिखा है, इसकी जगह पर मैं अगली लाइन में क्या लिखूंगा, ds बाई dt की जगह पर v लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dw इज इक्वल टू f डॉट v dt। बस सिंपली इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दे पर आपका आंसर आ जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट v dt। बस यही आपका वर्क डन हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और प्रॉब्लम्स में इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पर आ गया है। इफ अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 7x न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम x1 टू x2, यानी x1 से x2 तक हमें डिस्प्लेस करना है। ध्यान से देखिए यहां पर जो बल है, जो फोर्स है, वो x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर कंसेप्ट क्या लग जाएगा, कंसेप्ट लगेगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ f ds फ्रॉम s1 टू s2। सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान से देखिए।
चूंकि यहां पर W का कंसेप्ट लगेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f dx सिंपली, है ना। तो यहां से इंटीग्रेशन x1 की जगह पर आ जाएगा 5 और x2 की जगह पर 10, इस f की जगह पर लिखेंगे 7x dx। अब आपको इंटीग्रेशन पता ही है कि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जब यहां पर लिमिट नहीं होती है, मतलब बगैर लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है, तब यहां कांस्टेंट लगता है। जब लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है तब यहां पर कांस्टेंट इंसर्ट नहीं होता है। इसका मतलब यहां पर 7 एज इट इज, x की पावर चूंकि यहां पर 1 है तो n की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2, यानी यहां पर आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पावर बनेगी इस पर 5 टू 10। अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, पावर को सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब यहां पर जो ये 10 और 5 लिमिट है इस लिमिट को डालेंगे तो 7/2 अपर लिमिट है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो यहां पर 75 आएगा। W इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 75। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आएगा 525/2 जूल। दिस इज द वर्क डन। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्मूथ सरफेस। देखो एक स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस, इसका मतलब आपको क्या करना है, फ्रिक्शन को नहीं लेना है, फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। गिवन बाई x इक्वल टू टी क्यूब बाई 3। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे रखा है, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने देखा कि वो टाइम डिपेंडिंग है, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स भी टाइम डिपेंडिंग आने वाला है। तो यहां पर कंसेप्ट क्या लगेगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। कंसेप्ट लगाते ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इस x इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 को सिंपली डिफ्रेंशिएट करूंगा। डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा, मुझे वेलोसिटी मिलेगी। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से 1/3, और चूंकि डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, x पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n डॉट x पावर n माइनस 1। n के स्थान पर यहां पर 3 है तो मल्टीप्लाई 3t स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कैंसल, t स्क्वायर आ गया। यह हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हम वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी ढूंढेंगे। क्यों एक्सेलरेशन क्यों ढूंढना है भाई, इसलिए ढूंढना है क्योंकि हम F इक्वल टू ma फॉर्मूला जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे dv बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 2t। क्लियर बात, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से फोर्स कितना निकलेगा, फोर्स निकलेगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ओहो यहां पर मिस्टेक हुई है, माफी चाहता हूं। यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें m नहीं दे रखा है, m आप 1 kg लीजिए, क्वेश्चन में 1 kg है ना, ये मानकर चले। तो m इक्वल टू 1 kg, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू आ गई 2t। ठीक भाई, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट V डॉट dt। क्लियर, F की जगह पर हम लिखेंगे यहां पर 2t, जबकि यहां V की जगह लिखेंगे t स्क्वायर dt, और पहले सेकंड में यानी 0 से 1 सेकंड में आपको इसे कैलकुलेट करना है। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो देखिए यहां पर इंटीग्रेशन 0 टू 1 t क्यूब dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली इसका इंटीग्रेशन आएगा t पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 टू 1। अब यहां पर इसकी अपर लिमिट लिखेंगे तो W इज इक्वल टू 2 एज इट इज अपॉन में 4 एज इट इज, 1 की पावर 4 माइनस 0 पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 2 से डिवाइड हो गया, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, और यहां अंदर बचेगा 1, यानी इसका आंसर आएगा 0.5 जूल। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। यह पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक था हमारा, वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।